Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. तब एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एक के बाद एक बात करते गए. Here is a map of France given here at the time of that battle. उस लड़ाई के समय का ये मैप दिया गया है जिसमें फ्रांस पर्शिया के हाथों हारा. और these are the districts, Alsace and Lorraine districts of France, जो कि जीत लिए गए थे. ये एल्सेस एंड लॉरेन एंड एल्सेस. तो ये दो जिले, ये दो पार्ट इस फ्रांस के, ये दो हिस्से, दो जिले पर्शिया के हाथों में चले गए. और इस आउटलाइन के साथ साथ इतने एरिया पर पर्शिया का कब्जा हो गया और वहाँ पर अब वो जर्मन भाषा को पढ़ाने वाले हैं. एम हैमल कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, संसार की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है. द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज when the people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. आगे एम हैमल कह रहे हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज संसार की सबसे सुंदर भाषा है और सबसे स्पष्ट है. द मोस्ट लॉजिकल, सबसे तर्कशील है. और इस भाषा को हमें अपने बीच गार्ड करना चाहिए. गार्ड मीन्स सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए. एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए. बिकॉज, क्योंकि व्हेन द पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब कभी भी किन्हीं लोगों को एनस्लेव कर लिया जाता है. एनस्लेव मीन्स टू मेक स्लेव, एनस्लेव मीन्स टू मेक स्लेव, कि जब कभी भी किन्हीं लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, तो जब तक वे अपनी लैंग्वेज को बचा कर रखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो उनके पास उनकी जेल की चाबी हो. जब तक वो अपनी लैंग्वेज को बचा के रखेंगे तब तक ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो उनके पास उनकी जेल की चाबी हो, उनकी गुलामी की चाबी हो. Then he opened a grammar and read us our lesson. तब इतना कुछ समझाने के बाद एम हैमल ने एक ग्रामर खोला और हमारे लिए लेसन पढ़ा. I was amazed to see how well I understood it. मैं ये देखकर हैरान हो गया कि मैं इसे किस तरह से समझ गया. All he said seemed too easy, so easy. जो कुछ भी उसने कहा वह बहुत ही आसान प्रतीत हुआ. Amazed का मतलब है surprised. Amazed means surprised. मैं बहुत ही हैरान हुआ, बहुत ही सरप्राइज्ड हुआ कि जो कुछ भी उसने कहा वो मैं कितनी भली भांति समझ गया. एंड ही सेड, ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी. जो कुछ भी उसने कहा वो वह बहुत ही आसान प्रतीत हुआ. आई थिंक टू, और मैंने भी सोचा. दैट आई नेवर लिसन्ड सो केयरफुली. मैंने भी, आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैंने भी सोचा कि मैंने कभी इतने ध्यानपूर्वक नहीं सुना. एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस. और यही नहीं, उसने भी इतनी पेशेंस से कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया, वर्णन नहीं किया. इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ
the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये बेचारा व्यक्ति जाने से पहले हमें वो सब कुछ दे जाना चाहता है जो वह जानता है. And to put it all into our heads at one stroke. At one stroke means in a quick single action. In a quick single action or stroke. एक ही बार में वह वो सब हमें दे जाना चाहता था जो वह जानता था. After the grammar, he had a lesson in writing. ग्रामर पढ़ाने के बाद उसने हमें लिखने का काम दिया. That day, M. Hamel had new copies for us. उस दिन M. Hamel हमारे लिए नई कॉपीज लाए थे. नई कॉपियां वो लेकर आए थे. Written in a beautiful round hand. और बहुत ही सुंदर लिखावट में, जिनके ऊपर लिखा हुआ था एल्सेस फ्रांस एल्सेस फ्रांस एल्सेस. उन कॉपियों के ऊपर बहुत ही सुंदर लिखावट में लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस फ्रांस एल्सेस. They looked like little flags floating everywhere in the classroom, hung from the rod at the top of our desk. ये नोटबुक्स, ये कॉपियाँ पूरी कक्षा के कमरे में इस तरह से लहरा रही थी जैसे मानो किसी डंडे से लगे हुए छोटे छोटे झंडे हों और हमारे डेस्क के ऊपर रखे हों. You ought to have seen how everyone set to work. तुम्हें देखना चाहिए था कि किस तरह से प्रत्येक व्यक्ति काम में लगा हुआ था. And how quiet it was. और कक्षा में कितनी शांति थी. How quiet, कितना शांत था, कितनी शांति थी. The only sound was the scratching of the pens over the paper. केवल एक ही आवाज आ रही थी और वह आवाज थी कागज के ऊपर पेन के स्क्रैच करने की, चलाने की. पेन के चलाने की आवाज ही सुनाई दे रही थी. Once some beetles flew in. और एक बार कुछ कीट पतंगे कक्षा के अंदर उड़ते हुए आए. But nobody paid any attention to them. लेकिन किसी ने भी, पे अटेंशन का मतलब ध्यान देना, किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया. Not even the littlest one. केवल थोड़ी देर के लिए भी किसी ने ध्यान नहीं दिया. Who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. और जिन कीट पतंगों को कभी अपने फिश के हुक पर लगाने के लिए ट्रेस किया जाता है, जगह जगह ढूंढा जाता है, उन कीट पतंगों के कक्षा में आने पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ये भी अपने आप में फ्रेंच ही हो. ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो. छत पर कबूतर बहुत धीमी आवाज में कू कर रहे थे, गुटरगू कर रहे थे. कूड वर्ब के रूप में यूज किया गया है, कबूतरों का आवाज करना, गुटरगू करना. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ. और मैंने मन ही मन सोचा. क्या सोचा? विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. कि क्या वे पिजन्स को भी, क्या वे कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना सिखाएंगे. दिस सेंटेंस इज वेरी सिंबॉलिकल इन इट्स नेचर. क्यों सिंबॉलिकल है? क्योंकि कोई भी शासक, कोई भी राजा या कोई भी सरकार लोगों के ऊपर तो कानून चला सकती है, लोगों को शारीरिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए बाध्य कर सकती है, लेकिन उनके मन में जो अपने देश के प्रति प्रेम होता है उनको वे उनके मन से नहीं निकाल सकते. तो लोगों को तो वो जर्मन सिखा देंगे, लेकिन इन पिजन्स को वो कभी भी जर्मन में गीत गाना नहीं सिखा सकते. इसका मतलब ये हुआ कि नेचर को कभी भी कोई नहीं बदल सकता. Whenever I looked up
from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. मैंने लिखते लिखते जब कभी भी नज़र उठाकर एम हैमल को देखा तो वे कुर्सी पर मोशनलेस मीन्स बिना हिले वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे और बारी बारी से कभी एक चीज़ को कभी दूसरी चीज़ को देखे जा रहे थे. एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल क्लासरूम. और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो अपने मन में इस कक्षा में मौजूद हर चीज़ को अपने मन में बिठा लेना चाहते थे. फैंसी मीन्स कल्पना करो. जस्ट इमेजिन के फैंसी मतलब इमेजिन करो. फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस. कल्पना करो पिछले 40 वर्षों से वह एक ही जगह पर रहता था. विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो. इस कक्षा की खिड़की के बाहर उसका एक गार्डन था. एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम. और पिछले 40 सालों से इसी तरह से उसके सामने एक कक्षा होती थी. जस्ट लाइक दैट, इसी तरह से. ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन बोर्न स्मूथ. केवल डेस्क और बेंच ही इतने सालों में घिस घिस कर स्मूथ हो गए थे. स्मूथ मीन्स मुलायम, टू बिकम सॉफ्ट. द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर. The hop-vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. Now, in these lines, the change has been described over the 40 years. पिछले 40 वर्षों में जो कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है. क्या बदलाव है यहाँ पर? केवल एक ही बदलाव आया है कि जो उसने वॉलनट बाहर बाग में लगाए थे, वॉलनट ट्री जो बाहर बाग में लगाए थे, अखरोट के पेड़ जो बाहर लगाए थे बाग में, वो अब टॉलर हो गए थे, वो बहुत लंबे हो गए थे. और हॉप वाइन जो उसने बोई थी वह अब बड़ी होकर खिड़की से लिपटती हुई छत तक पहुंच गई थी. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन. अब लिटिल फ्रांस मन ही मन सोच रहा है कि इस बेचारे व्यक्ति का इन सब चीज़ों को छोड़ने के कारण किस तरह से दिल टूटा होगा. टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स. और यही नहीं, इस छत के ऊपर के कमरे में उसकी बहन बड़े बड़े ट्रंक्स को सामान से भरकर सरका रही थी, जिनके हिलाने की, मूविंग की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी. इन सब चीज़ों से उसका हार्ट ब्रोक हुआ होगा, दिल टूटा होगा. फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे. उसकी बहन पैकिंग कर रही थी क्योंकि उन्हें अगले दिन ये देश छोड़कर जाना था. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. लेकिन उसमें बिल्कुल अंत तक हर लेसन सुनने का साहस था. आफ्टर द राइटिंग ही हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. और राइटिंग के बाद उसने इतिहास का पाठ पढ़ाया. एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बाबे बी बोबू. और तब बच्चों ने जो फ्रेंच अल्फ़ाबेट हैं, जो फ्रेंच अल्फ़ाबेट है उसे चांट किया, उसे ऊंची आवाज़ में, ऊंचे स्वर में दोहराया. और ये अल्फ़ाबेट हैं बा बे बी बो बू. जैसे कि हमारे ABCD होते हैं वैसे बा बे बी बो बू. तो बा बे बी बो बू उन्होंने दोहराना शुरू किया, चांट करना शुरू किया. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर हैड पुट on his spectacles and holding his primer with both hands spelled the letters with them. और कक्षा के पीछे बैठे बूढ़े हॉजर ने भी अब अपने स्पेक्टेकल्स, अपने चश्मे
पहन लिए थे और अपने प्राइमर को दोनों हाथों में पकड़कर वो भी इन बच्चों के साथ इन अक्षरों को दोहराने लगा था। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग। तुम देख सकते थे कि वह भी रो रहा था, ओल्ड हॉजर भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बलिंग विद मोशन, उसकी आवाज इमोशन के कारण, भावना के कारण, भावुकता के कारण कांप रही थी। रोते रोते वो चांट कर रहा था इन अल्फाबेट्स को, सो उसकी आवाज कांप रही थी इमोशन के कारण। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम, और उसे सुनकर बहुत ही मजाकिया प्रतीत हो रहा था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सब, इतना वो मजाकिया प्रतीत हो रहा था उसकी आवाज कि हम सभी हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, अरे मुझे वो अंतिम पाठ कितनी अच्छी तरह से याद रहा। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी अचानक चर्च पर लगी हुई घड़ी में 12 बजे की आवाज सुनाई दी। देन द एंजलस, एंजलस का मतलब है देव संवाद, रोमन कैथोलिक चर्च प्रेयर, रोमन कैथोलिक चर्च प्रेयर। तो जो कैथोलिक चर्च होते हैं वहाँ पर सुबह, दोपहर और शाम के समय चर्च प्रेयर की जाती है, तो उसको एंजलस कहा जाता है। और जब 12 बजे चर्च पर लगी हुई घड़ी में 12 बजे का जब संकेत हुआ, आवाज हुई, तो उसके बाद एंजलस उस चर्च प्रेयर को सुनाई दिया जाने लगा। एट द सेम मोमेंट द trumpets of the Persians returning from drill sounded under our windows, और ठीक उसी क्षण पर्शियन सैनिकों जो कि ड्रिल करके लौट रहे थे, उनकी ट्रम्पेट्स की आवाज। ट्रम्पेट्स जो है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज प्लेड ऑन एट द टाइम ऑफ ड्रिलिंग और मार्चिंग। जब सेना मार्च करती है या ड्रिल करती है तो उसमें ये ट्रम्पेट्स और बैंड बजाया जाता है। तो पर्शियन सैनिक अब ड्रिल करने के बाद वापस लौट रहे थे और इन ट्रम्पेट्स की आवाज साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़कियों के नीचे सुनाई दी। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। मिस्टर हैमल अब खड़े हो गए, बहुत ही वो पीले प्रतीत हो रहे हैं, अपनी कुर्सी से वो खड़े हो गए। मैंने उन्हें इससे पहले इतना लंबा कभी नहीं देखा। सो टॉल जो है वो यहाँ पर सांकेतिक रूप से इसका अर्थ दिया गया है। सो टॉल मीन्स वो उस दिन बहुत ही अथॉरिटेटिव प्रतीत हो रहे थे, फर्स्ट थिंग। और दूसरी चीज़ ये है कि शायद लिटिल फ्रांस ने इससे पहले कभी अपने अध्यापक को, एम हैमल को, कभी इससे पहले उसने इतने ध्यानपूर्वक देखा ही नहीं था। क्यों नहीं देखा था? बिकॉज ही हेटेड हिम अर्लियर, वह उससे घृणा करता था, डरता था। बट टुडे ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज नेचर, अबाउट हिज रूलर, सो ही टुक पिटी ऑन हिम, सो ही looked at him very carefully. Now he seemed him so tall. My friends, जब एम हैमल खड़े हो गए अपनी कुर्सी से तो अचानक ही उन्होंने क्या कहा? My friends, said he. अब खड़े होकर उन्होंने कहा My friends, I, अब ऐसा कहकर but something choked him, लेकिन जैसे किसी चीज ने उसके गले को ही बंद कर दिया। I could not go on. He could not go on. वह आगे नहीं कह सका। He just said I, but he could not go on. वो आगे नहीं कह सका। Then he turned to the blackboard. तब वह ब्लैकबोर्ड की ओर मुड़ा। Took a piece of chalk. एक जितना बड़ा बड़ा वह लिख सकता था उतना बड़ा उसने लिखा। क्या लिखा? विव ला फ्रांस। ये जो है वो फ्रेंच
फ्रेज है जिसका मतलब है विव ला फ्रांस का मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। लॉन्ग लिव फ्रांस ये लिखा उसने, जितना बड़ा बड़ा करके वो लिख सकता था। देन ही स्टॉप्ड एट एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। तब वह रुक गया और अपने सिर को दीवार के साथ टिका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड। तब उसने अपने हाथ से ही हमें जेस्चर किया। जेस्चर का मतलब है हाथ से इशारा करना, मूवमेंट विद हैंड्स, अपने हाथों से कोई इशारा करना, वो है जेस्चर। तब उसने अपने हाथों से ही हमें इशारा किया और इशारा करके उसने क्या संकेत दिया, स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, कि स्कूल बंद हो गया है, छुट्टी हो गई है और अब तुम जा सकते हो। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि किस तरह से लास्ट लेसन का जब पता चला तो सभी स्टूडेंट्स बहुत ही सीरियस और अटेंटिव हो गए और उन्होंने उस लास्ट लेसन को बड़े ध्यान पूर्वक सुना। लिटिल फ्रांस ने ये एक्सेप्ट किया कि इससे पहले उसे कभी भी इतना अच्छे से समझ नहीं आया। इसके दो कारण हैं। एक तो मिस्टर हैमल ने भी इतनी धैर्यपूर्वक कभी उस पाठ को, उन रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स को नहीं समझाया, और दूसरा कारण ये है कि स्टूडेंट्स ने भी कभी पढ़ने की तरफ, कभी इस फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने की तरफ उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया, पूरी तरह से अटेंटिव वो नहीं रहे। इस कारण उन्हें बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता था। लेकिन जब कभी भी कोई अटेंटिव तरीके से, बहुत ही अटेंटिवली कोई कक्षा को अटेंड करता है, पढ़ता है, तो निश्चित रूप से समझ में, अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी बेटर होती है। तो सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। बाय, टेक केयर।